हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर का नेम आप देखो, जल एक बहुमूल्य संसाधन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर आता है अभ्यास में। प्रश्न 1 है, देखो, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य ये आपको बताना है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल से आप समझो, ट्रू फॉल्स आपको दिए हैं। तो देखो, भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। अब देखो, भौम जल यानी कि जो हम बोलते हैं अंडरग्राउंड पानी होता है ना, जो मिट्टी के अंदर का पानी होता है, ठीक है, धरती के अंदर, जो अक्सरतर उसका पानी कुओं में या फिर जो ट्यूबवेल आपने देखे होंगे लोगों के घरों में रहते हैं पर्सनल, तो उनमें जो पानी आता है वो भौम जल का आता है। ठीक है, यानी कि जो भूमि के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भूमि के अंदर जो जल है ना, वो नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से बहुत ज़्यादा अधिक है। तो इसको आप लिखोगे सत्य। ठीक है, उसके बाद देखो अगला, यहाँ पर जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपसे कहा है कि जो जल की कमी है ना, ये समस्या है जो, इसका सामना केवल जो वो लोग करते हैं जो गाँव के क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जगह शहरों में भी ऐसा है जहाँ पर लोगों के पास पानी की कमी है। ठीक है, लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह गांव में ही पानी की कमी है। ठीक है, अक्सर तक वैसे अगर आप देखो तो गांव में तो लोगों के पास ज़्यादा पानियाँ होते हैं, क्योंकि गांव में लोगों के पास कुएं नदियाँ होती हैं। ठीक है, अगला देखो, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। लेकिन नहीं, जो खेतों में सिंचाई का स्रोत क्या होता है, बारिश का पानी होता है। नदियों तो छोड़ो, लोग कुओं से या फिर ट्यूबवेल जो भौम जल आता है उसको भी आप बहुत लोग क्या करते हैं, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो, वर्षा जल का चरम स्रोत है। अब देखो, जो वर्षा होता है वो जल का एक चरम स्रोत है, तो ये आपका होगा सत्य। ठीक है, अब देखो प्रश्न 2 है आपके पास, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। अब देखो, भौम जल यानी कि जो धरती के अंदर का पानी है, हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल से और कुओं की मदद से उसको जब निकालते हैं तो फिर उसके अंदर का पानी एक समय ऐसा तो आएगा कि कम हो जाएगा, लेकिन वापस वो उसकी पूर्ति कौन करता है। ठीक है, वापस मतलब वो पानी फिर से वापस बढ़ कैसे जाता है। तो देखो, वर्षा का जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों में दरारों को भर देता है। अब देखो क्या होता है, जब बारिश होती है या फिर जो नदियों का पानी होता है, जब ये धरती पर गिरेगा, धरती में मिट्टी आपको पता है, ठीक है, मिट्टी है तो मिट्टी क्या करती है, उस पानी को सोख लेती है। ठीक है, और अंदर चले जाता है गहराई में। ठीक है, धरती के अंदर जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर वो भर जाता है। फिर भूमि में जल का रिसाव, ये देखो, अंतः शंदन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, भूमि जल को जो सोखती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इस रिसाव को बोलते हैं अंतः शंदन। ठीक है, और इस प्रक्रम द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। आगे देखो, प्रश्न 3 है आपके पास, किसी गली में 50 घर हैं। अब मानो कोई गली है, ठीक है, उसमें क्या है, 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप यानी कि ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौमजल स्तर पर इसका देखो दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर बोला भी जाता है कि अधिक से अधिक यहाँ पर हम मतलब कम से कम जितना हो सके उतने ट्यूबवेल नलकूप लगाने चाहिए। लेकिन किसी गली में 50 घर हैं और उनके लिए वहाँ पर 10 नलकूप लगा दिए। देखो, तो इससे जो भौमजल स्तर है उस पर मतलब बहुत समय बाद क्या प्रभाव पड़ेंगे वो आपको बताना है। तो देखो, भूमिगत जल का लगातार उपयोग करने के कारण भौमजल कम हो जाएगा तथा इससे भौमजल स्तर में गिरावट आ जाएगी, जो कि आपको पता है। ठीक है, जब लगातार वो 10 लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी दुनिया का जो भौमजल स्तर है वो कम हो रहा है। ठीक है, उस इलाके का भौमजल स्तर कम हो रहा है, उस इलाके में जितना मतलब धरती के अंदर पानी है वो कम होता जा रहा है। आगे देखो, प्रश्न 4 है, मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, मान लो आपको कोई बगीचा है, आपको कह दिया कि आपको इसकी देखरेख करनी है, इस बगीचे की। आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। ठीक है, अब रख रखाव यानी कि आपको देखरेख करनी है, तो उसमें आप उस बगीचे में आप पानी भी डालोगे। ठीक है, उसमें सब कुछ सारे कार्य आपको करने होंगे, तो जल का आप मतलब किस तरह से सदुपयोग कर पाओगे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो, जल की बचत के लिए हम सिंचाई की ड्रिप विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, ड्रिप सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पहले 6 क्लास में भी, जिसमें एक एक बूंद करके पानी को खेतों में डाला जाता है। ठीक है, ड्रिप विधि सिंचाई की वह विधि है जिसमें पौधों की जड़ों में
पतले पाइपों की सहायता से पानी पहुंचाया जाता है और हम बिना वजह पानी का बहाव नहीं करेंगे। तो देखो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब देखो प्रश्न 5 है यहाँ पर, भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाना है आपको। ठीक है, जो भौमजल स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है, तो इसके जो कारण है वो आपको बताना है। तो देखो भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। जैसे कि देखो बढ़ती हुई जनसंख्या। अब देखो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो पानी की खपत भी बढ़ेगी। ठीक है, लोग पानी उतना ज़्यादा यूज़ करेंगे और पानी यूज़ करेंगे तो इसमें जो भौमजल स्तर है वो भी कम होता चला जाएगा। देखो बढ़ती हुई जनसंख्या को निर्माण कार्य के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होगी, परंतु पक्के फर्श होने के कारण भूमि में जल का रिसाव बहुत कम हो पाता है और इसके कारण भौमजल स्तर में गिरावट होती है। ठीक है, अब ज़्यादा लोग होंगे तो वो घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, तो उसमें फर्श जो होगा उनका वो सीमेंटेड होगा, पक्का फर्श होगा, जो कि पानी को नहीं सोख पाएगा। तो इससे क्या होगी, वापस उसकी मतलब पुनः पूर्ति भी नहीं हो पाएगी भौमजल स्तर की, और लोग उसे सिर्फ इस्तेमाल ही करते रहेंगे। फिर देखो बढ़ते हुए उद्योग। आपको पता है फैक्ट्रीज भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। देखो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर जल का इस्तेमाल ना हो रहा हो। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है और इसके कारण भौमजल स्तर में गिरावट आती है। अब देखो जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि यार एक दो बाल्टी से काम चल जाता होगा। फैक्ट्रीज में तो टनों क्विंटलों के हिसाब से कई मतलब लीटरों के हिसाब से पानी इस्तेमाल होता है। वो पानी वो सारा सारा कहाँ से निकालते हैं, अक्सर तर वो भौमजल स्तर से, मतलब जो भूमि के अंदर का जल होता है उसी से निकालते हैं। ट्यूबवेल या फिर कुएं होते हैं उनके पास अपने पर्सनल। इससे क्या होगा, देखो भौमजल स्तर में गिरावट आएगी। फिर देखो कृषि कार्य में भी देखो ट्यूबवेलों नलकूपों की सहायता से भूमिगत जल को निकाला जाता है और इसके कारण भौमजल स्तर में फिर से गिरावट आती है। तो देखो कितने सारे कारण हैं। कूप प्रबंधन, देखो जल की कूप प्रबंधन भी भौमजल स्तर में देखो यहाँ पर प्रश्न गिरावट के लिए उत्तरदायी। अच्छा ये है प्रश्न यहाँ पर उस स्तर में गिरावट के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न को आप यहाँ से काट देना। ठीक है, फिर देखो प्रश्न 6 है आपके पास, रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं। तो सीधा हम आंसर्स पे जाते हैं। भौमजल प्राप्त करने के लिए नलकूपों तथा हैंडपंपों का उपयोग होता है। ठीक है, आपको पता है कि भौमजल जो निकालते हैं लोग कैसे निकालते हैं, नलकूप यानी कि मतलब ट्यूबवेल्स लगे हुए होते हैं, हैंडपम्प्स होते हैं। ठीक है, जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है, ये आपको पता है। ठीक है, या तो ठोस में होता है जैसे कि बर्फ, और द्रव यानी कि लिक्विड, और गैस यानी कि जब वो वाटर वेपर यानी कि भाप बन जाता है। ठीक है, भूमि की जल धारण करने वाली परत जलधर कहलाती है। देखो जो भूमि में जल धारण करने वाली परत होती है ना उसको जलधर कहते हैं। ठीक है, अब देखो भूमि में जल के यहाँ पर देखो अवशवण के प्रक्रम को अंतःस्यंदन कहते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। अब देखो प्रश्न 7 है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखो जल की कमी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा और जल संसाधनों का यहाँ पर आप देखो कुप्रबंधन। तो यहाँ पर है अत्यधिक वर्षा। देखो प्रश्न क्या था आपके पास कि इनमें से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखो जल की कमी के लिए उत्तरदायी औद्योगिक वृद्धि, हाँ ठीक है। अगर जैसे जैसे फैक्ट्रीज मतलब उद्योग बढ़ेंगे तो जल की कमी होती जाएगी, हाँ होगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भी कमी होगी। लेकिन जब अगर ज़्यादा बारिश होगी तो उससे पानी की कमी थोड़ी होगी, पानी तो वापस धरती पर ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा अत्यधिक वर्षा। फिर प्रश्न 8 देखो, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विश्व की सभी झीलें और नदियों में जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है। देखो एक पॉइंट ये है, देखें ना आप। ठीक है, भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व के समुद्र और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है और विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। तो सबसे सही उत्तर है आपका विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, यानी कि पूरे दुनिया में जो पानी की कुल मात्रा है वो नियत है। ठीक है, उससे ना तो ज़्यादा आती है कहीं से बाहर से, ना कहीं से गायब होती है। प्रश्न 9 देखो, भौमजल और यहाँ पर है भौमजल और भौमजल स्तर को दिखाते हुए चित्र बनाइए और उसे चित्रित भी कीजिए। ठीक है, तो ये आपको मस्त एग्जांपल दे रखा है जो आपकी बुक के अंदर भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो नदी और झील है, यहाँ पर देखो हैंडपम्प से पानी निकाला जा रहा है, वापस वो नदियों में जा रहा है। ये देखो भौमजल है, ठीक है अंदर, और ये सब ये क्या है, जलधर। ठीक है, भौमजल ये सारा मिट्टी के अंदर का पानी है, बाकी ये सब आपको दिख रहे हैं ऊपर। और आई थिंक यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड क्लास 7th आप इस चैप्टर के मतलब साइंस या फिर अदर सब्जेक्ट के
सारे क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं और यहाँ तक कि मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी डाल रखी हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आप चैप्टर का नेम लिखे बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।